फेल्यूर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। आइए इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हर दिन का जो भी न्यूज़ होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, ये डिस्कस किया जाता है बहुत डिटेल में, उसके बैकग्राउंड के साथ में। अगर आप देश दुनिया से अवेयर होना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप किसी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये वाला जो न्यूज़ डिस्कशन होता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हम एक न्यूज़ के साथ साथ उसका बैकग्राउंड और उसे बहुत डिटेल में समझते हैं ये क्यों न्यूज़ में है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल करंट अफेयर से सारे भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो अगर आप इस चीज़ के तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम का, तो भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, ज़्यादा देर का नहीं होता है, 20 से 25 मिनट का होता है, कभी कभी 15 मिनट का भी होता है, उसे आप देख लोगे तो हर दिन आपको नए नए बात पता चलेगा, जिससे आप एग्ज़ाम आपका तैयारी ईजी हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है, उसके बाद में ये वीडियो लेके आती हूँ, जिससे मैं वो सब चीज़ डालती हूँ जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से पूछा जाता है, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में न्यूज़ भी समझ सकते हो। तो आइए आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। जो सबसे पहले न्यूज़ डिस्कशन करेंगे हम, वो है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन सा न्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज़ डिस्कस करेंगे हमारे पड़ोसी के बारे में, म्यांमार। म्यांमार कितने सारे स्टेट को टच करता है, आप ये बताना। ये अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ जो होम मिनिस्टर है वो अनाउंस कर दिए हैं कि फेंसेस होगा, मतलब जो बॉर्डर है उसे सिक्योर करने के लिए यहाँ तटबंदी तट लगाया जाएगा, जो पहले नहीं था। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। ये क्या होता है? आवास योजना ग्रामीण का अलग है और अर्बन का अलग है। ये न्यूज़ में क्यों है? उड़ीसा स्टेट के कारण में है। वो क्यों है न्यूज़ में, इसे हम समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे हम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है रायसीना डायलॉग। जैसे जैसे हर जगह अलग अलग कंट्री में हम सुनते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ है, कभी टेररिज्म को लेके, कभी इकोनॉमिक सिस्टम को लेके, कभी जियोपॉलिटिक्स को लेकर के। इसी तरीके का एक डायलॉग होता है रायसीना डायलॉग, जो हमारे इंडिया में अभी कंडक्ट हो रहा है। और ये कब से होता है, इसके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे हम। वो 17 से 19/2025 का है ये रायसीना डायलॉग। ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसका थीम है, ये सारा समझेंगे इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट है वीज़ा के बारे में। हर दिन अमेरिका का कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाता है जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो अभी वो बहुत सारे 41 नेशन के वीज़ा को क्या किए, वो वीज़ा को स्टॉप कर दिए, जिसे 4 क्राइटेरिया में अलग अलग तरीके से वो रिस्ट्रिक्शन लगाया है। कुछ पे जो एकदम से मना कर दिया गया, वो कुछ कंट्री है, 4 अलग अलग कंट्री, कुछ कंट्री में रिस्ट्रिक्शन लगाया है, और कुछ को एकदम से ही बैन कर दिया कि वो नहीं आएंगे अमेरिका में। इसको समझेंगे क्यों ऐसा किए हैं वो, और ये इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या गलत होगा, इसके बारे में हम कंक्लूज़न के साथ में देखेंगे। कितने तरीके का वीज़ा होता है इंडिया के लोगों को दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, ये भी हम समझेंगे। फिर यहाँ कुछ जो हर दिन का मेरा एक प्लान होता है कि जो भी टर्म होता है न्यूज़ में, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है टर्म से। तो यहाँ हम 5 टर्म देखेंगे। जैसे कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप, मुझे उम्मीद है कि आप उसका आंसर बताओगे। तो आज भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी, तो आप उसका आंसर बताना। तो 5 टर्म डिस्कस करेंगे। एक डिजीज़ के बारे में है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक देखेंगे यूनियाला कारालिनिस, ये क्या है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्यों न्यूज़ में। 5 टर्म ऐसा है जो न्यूज़ में है, इसे हम समझेंगे लास्ट में। और यहाँ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देना। तो आइए आज का डेली न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले हम म्यांमार से शुरू करते हैं, जो हमारा नेबर कंट्री है। तो अभी म्यांमार क्या हुआ है, देखिए। पहले म्यांमार यहाँ पे है, ये कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम को टच करता है। त्रिपुरा को भी थोड़ा सा कर सकता है। तो ये सब स्टेट को म्यांमार टच करता है। म्यांमार में पहले क्या था, डेमोक्रेटिक रूल था, फिर उससे हटा के मिलिट्री रूल लग गया है। अभी यहाँ पे मिलिट्री रूल करते हैं। अभी
इस वजह से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट इसे टच कर रहा है। यहाँ पे मिलिट्री रूल लगा हुआ है, डेमोक्रेटिक को हटा करके मिलिट्री रूल लग गया है। तो हमारे ये सब स्टेट में अभी मणिपुर में बहुत सारा दंगा, बहुत सारा फसाद हुआ। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो भी वेपन है वो म्यांमार से सप्लाई किया गया। इस तरीके का बहुत सारा और भी प्रॉब्लम हो सकता है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में। इस वजह से जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो अनाउंस किए थे फरवरी में 2024 में कि इसे फेंसेस के लिए, मतलब वहाँ जैसे तट लगा दिया जाता है, बाउंड्री जब कोई ज़मीन होता है तो उसमें तट करके अपना घेराव कर लिया जाता है कि ये मेरा बाउंड्री है, उसी को फेंसेस बोलते हैं, एक तटबंदी कर देना। तो ये वैसा नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी वाला, जिसको कट नहीं किया जा सकता, इसमें टेक्नोलॉजिकल फेंसेस किया जाएगा जो यहाँ पे है। एंटी कट होगा, एंटी क्लिम होगा, जिसे पार नहीं किया जा सकता है आसानी से। बहुत सारे इंजीनियर मिल के वो फेंसेस लगाया है। इसका अपना बजट भी था, ऐसे आसानी से नहीं हो गया। ये बजट था 114.09 करोड़ का। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर जानना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, जो मूवमेंट को रोकेगा। जो कोई भी आ जा सकता था पहले, ये सब नहीं था, तो यहाँ से यहाँ कोई भी बॉर्डर पार कर सकता था। अब ये इससे क्या होगा, हमारे सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये बहुत बढ़िया हो सकता है, जो अभी फेंसेस लगाने का बात कही जा रही है यहाँ पे म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम लिखा हुआ है। जैसे आप इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे जो रहते हैं फोर्स, उनका नाम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF बोलते हैं। बांग्लादेश भी वही है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले सेम था, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है जो फोर्स रहते हैं हमारी रक्षा के लिए। फिर जो चाइना के बॉर्डर पर जिनका नाम है फोर्स का, उसका नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। नेपाल के बॉर्डर पर रहते हैं सशस्त्र सीमा बल, और भूटान के बॉर्डर पर रहते हैं सशस्त्र सीमा बल। असम, इंडो और म्यांमार के बॉर्डर पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि म्यांमार का बात हो रहा है। तो म्यांमार और इंडो के बॉर्डर पे जो रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए फोर्स रहते हैं, उनका नाम है असम राइफल। तो आप इस तरीके से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनका अलग अलग नाम है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। अब एक चीज़ और भी आप याद रख सकते हो इस न्यूज़ के थ्रू, कि हमारा जो इंडिया है उसका पड़ोसी देश कितना है, 7। 7 में जो लैंड वाले पड़ोसी देश है, जो सी वाले वो भी 2 हैं, मालदीव है और श्रीलंका। तो पहले हम लैंड वाले देखते हैं, लैंड का बात हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो होता है वो किससे टच करता है, हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होता है वो बांग्लादेश से किया जाता है। किससे करते हैं, बांग्लादेश से। उसके बाद चाइना, सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो लाइन है हमारा बांग्लादेश से है, फिर चाइना से है, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। हमारे ऑफिशियल मैप में अफगानिस्तान का भी दिखाया जाता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो किस तरीके से कौन कौन कितना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो है वो 10 साल में पूरा कर दिया जाएगा फेंसेस को अच्छे से लगा करके। तो इसका बॉर्डर लाइन जो है वो 1443 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है म्यांमार का और हमारा इंडिया का। इस तरीके से आप इस बारे में याद रख सकते हो, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये न्यूज़ आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी का बात होता है तो होम मिनिस्टर इस बारे में बोलते हैं, इसलिए होम मिनिस्टर अनाउंस 2024 फरवरी में किए थे। पर अभी ये शुरुआत कर दिया गया, अगले 10 साल तक ये फेंसेस पूरा हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से हो रहा है, और इससे क्या होगा, हम जो भी दंगा फसाद उसमें हो रहा है, मणिपुर में जो वेपन सप्लाई हो रहा है, उसको भी इलीगल कोई वेपन नहीं आएगा। तो ये सब हो सकता है फ़ायदा फेंसेस से। तो ये था म्यांमार के बारे में। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का इसमें से कौन हो सकता है, इसका आप इसको पॉज करके इसका आंसर दीजिए। मैं बता देती हूँ, असम राइफल। इसका आंसर होगा असम राइफल। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट, कौन है इसके पार्ट का, इसका पार्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का तो है असम राइफल। आप इसे याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। ये क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आवास योजना क्या है। इसमें क्या कहा गया था, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, जितना भी लोग घर लेना चाहते हैं, जिसके पास, सबका सपना होता है कि अपना एक घर हो, जितने भी लोग
जो पहले अर्बन एरिया के लिए इसे लागू किया गया था। अर्बन एरिया में कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, किराए के मकान पर रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास घर हो। तो अर्बन एरिया के लिए 2015 में शुरू किया गया था। ये अर्बन एरिया के लिए 2015 में शुरू किया गया था और रूरल के लिए बाद में शुरू किया गया 2016 में। तो आपको ये बात, पहली बात याद रखनी है। इससे होता क्या है, सस्ते पे लोन, सब्सिडी लोन मिल जाता है घर बनाने के लिए। पहले 1.5 लाख तक मिलता था, अब 2.5 लाख तक मिल जाता है। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के देते हैं। 60% सेंटर देते हैं और 40% स्टेट देते हैं। तो ये पैसा सब्सिडी लोन घर बनाने के लिए हेल्प किया जाता है। अगर 10 लाख का घर बन रहा है तो 2.5 लाख दे देंगे गवर्नमेंट। ये ग्रामीण के लिए भी किया जाता है। ग्रामीण में थोड़ा कम दिया जाता है। अलग अलग जगह ग्रामीण और जो भी अर्बन जगह है वहाँ अलग अलग क्राइटेरिया है उन्हें हेल्प करना, सब्सिडी देने का। और इसे भी 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, ग्रामीण और अर्बन के जो भी सब्सिडी दिया जाएगा उस हिसाब से। तो ऐसी, इसमें सारे लोग नहीं आते, इसमें SC ST आ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, विडो है, जो भी डिफेंस में थे, डिफेंस पर्सनल के वो, या एक्स सर्विस मैन, रिटायर मेंबर हो सकते हैं, और डिसेबल पर्सन और माइनॉरिटी को दिया जाएगा, ये वाला हेल्प किया जाता है। तो ये 60 और 40% रेशियो में होता है। 60 सेंटर करते हैं और 40 स्टेट, और 90-10 में होता है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे पैसा कम होता है, वहाँ ज़्यादा ना इंडस्ट्री होता है ना एग्रीकल्चर होता है। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाउसिंग फॉर ऑल, जिनका सपना हो घर का तो उन्हें घर मिलना चाहिए। तो और जो भी रूरल एरिया में होता है, अभी न्यूज़ में ये इसलिए, अब देखते न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखा गया है ओवर 21% जो फैमिली है उड़ीसा के, वो होमलेस है, उन्हें घर नहीं दिया गया है। तो अभी सर्वे कराया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें देखा गया जो रूरल एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको घर, जो बेघर हैं, उनके पास घर नहीं है रहने को। अब उनके लिए लैंड प्रोवाइड करना, मतलब 21% बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए लैंड प्रोवाइड करना, उनके लिए घर बनाना, उसके लिए एक अलग से बजट तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो अब ये न्यूज़ में था तो अब इसलिए याद रख सकते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होता है, ग्रामीण क्या है, अर्बन क्या है, इसे मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। आप PDF डाउनलोड करके एक बार रीड कर लोगे, आपका एग्जाम के लिए ये वाला जो योजना है, ये स्कीम है, ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये न्यूज़ में था तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस न्यूज़ को मैं उठाई हूँ और उसे बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दी हूँ। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो इसे। अब रायसेना डायलॉग के बारे में हम देखते हैं ये क्या है। अब जैसे बहुत सारा डायलॉग होता है, कभी अभी हाल ही में कहाँ हुआ था डायलॉग, जर्मनी में हुआ था, जो था एंटी टेररिस्ट को लेकर के, कि उसके जो मनी सप्लाई को कैसे रोका जा सकता है। वो कहाँ पे हुआ था, मनीच में हुआ था, जर्मनी के अंदर। मनीच में एक टाउन है जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात हुआ था। उसी तरह सिंगापुर में भी संगारी ला डायलॉग है जो सिंगापुर में होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री में इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग होता है। जैसे कि कोई इकोनॉमिक सिस्टम को हम मिल करके ग्लोबल लेवल पर कैसे सोच सकते हैं, टेररिस्ट बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उससे कम कैसे किया जा सकता है, उनके फिनांस को कैसे रोका जा सकता है, तो ये सब डिस्कस किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर होता है। पर रायसेना डायलॉग जो है ये हमारे यहाँ होता है। ये 2016 में शुरू किया गया था इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसे लॉन्च किए थे, जिससे ये ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। ये क्या है, ग्लोबल पॉलिसी फोरम, जो भी सिर्फ अपने देश के लिए नहीं है, ये दुनिया में जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे टेररिस्ट का प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, यूक्रेन, और पिछले बार ये थीम था यूक्रेन और रसिया को वार को कैसे शांत किया जा सकता है, ये था। जो भी प्रॉब्लम होता है ग्लोबल लेवल पे, उसे देख करके उसे सुधार करने के लिए बातचीत किया जाता है। ये रायसेना डायलॉग में, ये हमारे देश का है, एक्सटर्नल अफेयर इसे लॉन्च किए थे 2016 में, न्यू दिल्ली में होता है ये। तो इस बार का जो है वो 10वां एडिशन है, 10th एडिशन है, जो 17 से 19 मार्च को चलेगा न्यू दिल्ली में। इसे इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी साथ में। तो ये इसके बारे में था, और कुछ ज़्यादा जानने का जरूरत है। अब इतना जानो, इतना याद रखो जितना आप रिवीजन कर पाओ, याद कर सको, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे कर पाओ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। लोग 3-4 जगह से नोट्स लेके पढ़ते हैं, मैगजीन देखते हैं, सब जगह आप कहीं भी पढ़ोगे तो यही होगा। फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही 3-4 बातें याद रखनी है आपको रायसेना डायलॉग के बारे में, और कुछ नहीं। न्यूजीलैंड, बस इतना याद, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी आएंगे इनॉग्रेशन में
हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में। और इसका थीम याद रख सकते हो आप, इसका थीम है कालचक्र। कालचक्र मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम हमारे पीस का टाइम, मतलब हम लोग मिल के सब जगह शांति फैलाएंगे टाइम के साथ में। तो इस तरीके से इसका थीम याद रख सकते हो, कालचक्र। तो ये रायसेना डायलॉग के बारे में था। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रायसेना डायलॉग। इट इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, इट इज़ एन एनुअल इवेंट होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इसका आंसर पॉज करके बताना, मैं इसका बताती हूँ। ये है सी, बोथ 1 and 2। इसे जो ये एनुअली किया जाता है और होस्टेड बाय किसके द्वारा होस्ट किया गया है? ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर तो याद रहेगा, आप इसका याद रख सकते हो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का नाम याद रखना। तो ये किसका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, न्यूज़ है प्लानिंग ऑफ वीज़ा कर्व ऑन 41 नेशन। बहुत सारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पॉलिसी बना रहे हैं कि जो कंट्री है 41 कंट्री को वो वीज़ा नहीं देंगे। वीज़ा और पासपोर्ट में अंतर होता है। पासपोर्ट क्या होता है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर होते मिनिस्ट्री होते हैं वहाँ से हमें पासपोर्ट मिल जाता है, पर वीज़ा के लिए हमको दूसरे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उनसे परमिशन लेना पड़ता है कि हम आए या नहीं आए। तो ये वीज़ा होता है। तो वीज़ा के लिए वो अलग अलग बहुत सारे कंट्री को बोले हैं, 41 कंट्री को वो वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप में जो कंट्री है यहाँ लिखा हुआ है, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया में फेस अ कंप्लीट बैन। वो कंप्लीट बैन हो सकते हैं, उनको बिल्कुल वीज़ा ना दिया जाए। सेकेंड ग्रुप में जो ये कंट्री है उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। थर्ड में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा, पर पढ़ाई के पर्पज़ से आ सकते हैं। तो थर्ड 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला में 10 कंट्री है, दूसरा में 5 है और तीसरा में 26 कंट्री है। उनका ये एम है कि बहुत सारे लोग अलग अलग देश से आ जाते हैं, उनमें उनको वो जॉब लेते हैं और उनके जो सिटीजन है, अमेरिका के सिटीजन है, वो उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो वो अपने जो कंट्री है वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। दूसरे देश के लोगों को जो आ जाता है अमेरिका में, उससे एकदम से बैन कर रहे हैं, ताकि उनका जो भी कंट्री के सिटीजन है उनको सारा सुख सुविधा मिल पाए, ना कि वो किसी से शेयर करें। तो उनका ये मेन पर्पज़ है। तो देखते हैं अब इसमें जो इंडिया से और इंडिया को जो वीज़ा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, वो 4 तरीके का होता है। H1B वीज़ा, अगर कोई स्किल्ड वर्क है, मतलब जो इंजीनियर डॉक्टर जो अमेरिका जा रहे हैं उन्हें H1B वीज़ा दिया जाता है। और H4 वीज़ा जो उनके साथ जा रहा है, अगर कोई लड़की जा रही है तो उसका जो पार्टनर जा रहा है उसके साथ, उसको H4 वीज़ा दिया जा रहा है। और H2B वीज़ा क्या होता है? ये सीजनल वर्कर के लिए होता है। अगर कोई एग्रीकल्चर या सीजनल वर्क के लिए जो जाते हैं उन्हें H2B वीज़ा दिया जाता है। L1 वीज़ा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। मान लो एक कंपनी यहाँ पे है, ये अमेरिका कंपनी है यहाँ पे, अब उसको किसी काम से दूसरे वो अमेरिका में जो उसका हेडक्वार्टर है वहाँ जाना पड़ रहा है, तो उसको L1 वीज़ा दिया जाएगा। J1 वीज़ा स्टूडेंट को दिया जाता है। तो ये 4 तरीके का वीज़ा देते हैं अमेरिका। तो इसको आप याद रख सकते हो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, क्योंकि वीज़ा का बात हो रहा है तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट का आप देख सकते हो, ये मैप है। नेक्स्ट, ये सब न्यूज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट में बताना। ये न्यूज़ हो गया। कुछ टर्म देखते हैं। मैं छोटा न्यूज़ रखती हूँ ताकि बहुत बड़ा देख के आप भाग ना जाओ, डर ना जाओ। कम कम कहा जाता है कि कम कम सीखोगे तो कम दिन में सीखोगे, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते जाओ पूरा नहीं होगा, इसलिए कम कम देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द डे कौन सा है? एक है ये मेलियोडोसिस डिजीज़। मेलियोडोसिस डिजीज़ एक पूछ लिया जाएगा कभी एग्जाम में। जो मेलियोडोसिस डिजीज़ है वो अभी न्यूज़ में है, और इसे मतलब इसलिए ये न्यूज़ में है कि उड़ीसा में क्या हुआ है, मानसून और प्री मानसून के टाइम में बहुत लोगों को निमोनिया और सर्दी जुकाम हो गया। तो देखा गया कि ये जब उसका एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि एक नया बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, जिसका नाम है मेलियोडोसिस डिजीज़। ये बहुत लोगों को ये मेलियोडोसिस डिजीज़ हो गया था। तो ये कहीं पूछ लिया था ये वायरस है या बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये न्यूज़ में था क्योंकि इसमें अभी 2 साल के बाद ये बढ़ गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये होता क्या है, ये बढ़ जाना अच्छा होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होते हैं? फॉरेन मार्केट सिक्योरिटी, जो भी डॉलर है, पौंड है, यान है, अलग अलग देश के जो करेंसी होते हैं वो। फिर है गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट एंड रिजर्व पोजीशन इन IMF। ये फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है? फॉरेन मार्केट सिक्योरिटी, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट एंड रिजर्व पोजीशन इन IMF। अब ये 4 चीज़ याद रख सकते हो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ये अभी सेंटर खोला गया है वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा। कहाँ पे? शिलोंग, मेघालय में। तो आप इसे याद रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट सेंटर। नॉर्थ ईस्ट का नाम से पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में सेंटर होगा किसका? टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। ये शिलोंग, मेघालय में खोला गया है। फिर नेक्स्ट है उनियाला केरालिनिस। कभी पूछा जा सकता है कि उनियाला केरालिनिस, ये न्यूज़ में है क्योंकि एक क्या है? ट्री है, क्या एक श्रब है। क्या है? एक श्रब। श्रब मतलब छोटा छोटा पेड़ पौधा जो मेडिसिनल भी हो सकता है। और ये कहाँ पाया गया है? केरला में। तो ये क्या है? यूनियाला केरालिनिस। तो इसको याद रख सकते हैं। और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम में, ये न्यूज़ में था क्योंकि किसी मंत्री का एक गाड़ी यहाँ से इसका मुख्य जगह से पार हो रहा था। तो अब उसके नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसे बाद में इसके ऊपर जांच किया जा रहा है। तो ये 5 टर्म पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, आप इसे याद रख सकते हो। यूनियाला कारालिनिस श्रब है, मतलब सर मतलब छोटा पेड़, केरला में है। नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ये शिलोंग में है। अब ये याद रख सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? माइलोडिसिस डिजीज। ये 5 टर्म था आज का, तो आप इसे याद रख सकते हो। और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर आप देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। With reference to foreign exchange reserve, consider the following. These include foreign marketable security, monetary gold, special drawing right, and reserve position in IMF. China is the largest foreign exchange reserve holder in world. The biggest contribution of India's foreign exchange reserve is gold. How many of the statement given above are correct? अब मैं उम्मीद करती हूँ आप इसका आंसर देना। तो हो गया आज का, यही न्यूज़ था। एक बार देख लो क्या क्या न्यूज़ डिस्कस हम किए। एक वीज़ा के बारे में डिस्कस की, एक न्यूज़, 5 टर्म हमने देखा। फिर रायसेना डायलॉग के बारे में, और फिर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, ग्रामीण और अर्बन दोनों हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज़ था म्यांमार के बारे में, कौन सा कितना बाउंड्री को टच करता है और कौन सा कितना बाउंड्री बनाता है, कौन सबसे ज़्यादा बनाता है, कौन सबसे कम बनाता है। आप इसका आंसर देना। तो ये था मोटिवेशनल थॉट। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। कैसा लगा आप लोग बताना, और नेक्स्ट कल मिलते हैं नया न्यूज़ के साथ में। थैंक यू।